हेलो दोस्तों, जो हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली जो है न्यूज़पेपर के जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हें कवर करते हैं, जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आज के हम इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक के बारे में बात करें यानी 30 जून के, तो पहला टॉपिक जो है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय दल नहीं होते हैं, ना ही राज्य स्तरीय दल होते हैं, जो कि सिर्फ एक दल के रूप में पंजीकृत होते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में रहा है। जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनके जो है जो रजिस्ट्रेशन है या पंजीकरण है उसका रद्द करने की बात चल रही है, जिसमें जो है बहुत डॉर्मेंट टाइप के या निष्क्रिय रूप से हैं, जो कि लगभग 10 सालों से पिछले ना कोई चुनाव में भागीदारी उनकी है, ना कोई अन्य भागीदारी है, और उनका कोई भौतिक रूप में स्थित कार्यालय भी नहीं है। जैसे कि जिस पे पता उसका रहता है या कोई भी हर पार्टी का एक मुख्यालय होता है या उसका कार्यालय होता है, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो इसमें और सारे इससे रिलेटेड पॉइंट जानेंगे। दूसरा क्या है कि कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, जो कि एक प्राडा कंपनी है, एक एमएनसी है, उसने क्या किया है कि कोल्हापुरी चप्पल, जैसे कि आप भी बचपन से जानते होंगे और हम ही नहीं, हमारे जो बाप दादा हैं वो भी कोल्हापुरी चप्पल जानते हैं, और बहुत ये पारंपरिक रूप से प्रयोग होती आ रही है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक जो है, आप कह सकते हैं कि जो जीआई टैग इस चप्पल को दिया गया। लेकिन प्राडा ने इसी की डिजाइन को कॉपी करके अपना रैंप वॉक पे जो है चलाया, जो कि ये जो है नॉर्मल कीमत जो है 400-500 होती है और उसको लाखों में बेच रहा है, जो कि एक कहीं ना कहीं खुले आम जो है जीआई टैग का उल्लंघन है, या जीआई टैग के तहत जो संरक्षण प्रदान किया गया है या बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत जो संरक्षण दिया गया, उसका वो कंपनी द्वारा लगा सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। उसमें अगले टॉपिक, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से डायमेंशन है जो हमें एग्जाम में जानना जरूरी है, और नोट्स में अन्य जो है मुख्य उन तत्वों को भी शामिल किया गया है जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें हम देखेंगे कि जीआई टैग से क्या फायदा होता है। लेकिन फिर उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड या नेशनल टर्मरिक बोर्ड से संबंधित है, जिसका मुख्यालय का उद्घाटन हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना राज्य की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे किया गया, जो कि एक हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट जानेंगे कि इसकी क्यों जरूरत है, ये किस प्रकार काम करता है, ये रोजगार सृजन या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए या आजीविका के एक रूप में या फिर एक अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों के हित में किस प्रकार फायदेमंद है, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार ये फायदेमंद है, इन सारे पहलुओं पे जानेंगे। फिर उसके लास्ट, ये फोर्थ हमारा टॉपिक है त्रिभाषीय नीति यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में है, जो कि आपने न्यूज में भी सुना होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक जो त्रिभाषी या 3 लैंग्वेज फार्मूला था, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पर जो है अब मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी। वहां पर जो हिंदी थी, हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो है ये अभी लगातार न्यूज में बना हुआ, जैसा कि तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में इसका लगातार न्यूज आ रही है पिछले जो है 1 सालों से। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ से ये आया, इसकी जरूरत क्या है, किस प्रकार ये जो नीति थी उसको जो है देश की एकता अखंडता बनाए रखने में एक मजबूत कड़ी के रूप में बताया गया था। लेकिन इसका जो है राजनीतिकरण हो गया है, ये जबकि एक अच्छी चीज थी, लेकिन अब इसका जो है राजनीतिकरण करने की वजह से जो है कई जो राज्यों द्वारा जो क्षेत्रीय स्तर के जो दल हैं या राजनीतिक दल हैं, वो इस चीज को जो है भाषा संबंधी बुनियाद को बनाकर जो है इस पहलू को नकारात्मक रूप में पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी तक लागू थी त्रिभाषी फार्मूला, लेकिन जो है वहां पे जो शिवसेना थे, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, इन लोगों की जो है पॉलिटिकल कैरियर अभी दांव पर है। तो ऐसे में इन लोगों द्वारा एक मराठी भाषा से संबंधित मुद्दा को राजनीतिकरण किया गया, जिसके चलते आखिरकार जो है इसके दबाव में ये जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनको इस चीज को खत्म करनी पड़ी और द्विभाषी फार्मूला को अपनाना पड़ा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद बोनेट मकाक लास्ट हमारा टॉपिक आज का, जो कि एक बंदर की प्रजाति है, जो कि
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पाई जाती है, जहां पर देखा गया है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर या जो है क्षति को लेकर, जो वहां पर कृषि से संबंधित क्षति है उसको लेकर जो है इसकी जनसंख्या को रोकने के लिए या जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं या किस प्रकार की सलाह दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक होंगे जिनको आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। जैसा कि वर्ड से ही डिफाइन है कि ये जो है रजिस्ट्रेशन इनका किया गया है, मतलब एक राजनीतिक दल है लेकिन नॉन रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है। अनरिकॉग्नाइज का मतलब सीधा सीधा वही है कि वो राष्ट्रीय दल या राजनीतिक दल नहीं है और नए बने हैं या फिर ऐसे हैं जिनकी उतनी उपस्थिति नहीं है, जिससे इन इन राज्यों राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी की उन्हें जो है उसके तहत पंजीकृत किया जा सके, क्योंकि इस इन दोनों दशाओं में कुछ परसेंटेज वोट पाने की जो है वो होती है, क्राइटेरिया होता है या पात्रता निर्धारित की गई है कि कम से कम इतने परसेंट वोट अगर कोई पाती है या इतने क्षेत्रों में इतनी उपस्थिति या इतने मेंबर जो है पर्टिकुलर मेंबर जो है अगर चयनित होते हैं तभी उस कंडीशन में किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इलेक्शन कमीशन इंडिया ने कहा है कि जो 345 पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं इनको सूची से हटाने की बात की गई है, क्योंकि इन्होंने पिछले 6 वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही इनका कोई कार्यालय भौतिक अवस्था में मौजूद है जहां पर जाकर पता किया जा सके ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, किस लिए आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और आपको जानने के लिए भी अहम है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम जो फैक्ट है इससे रिलेटेड उसको जान लेते हैं। तो पंजीकृत राजनीतिक दल किस प्रावधान के तहत कोई भी बना सकता है या स्थापित कर सकता है उस पहलू को पहले जान लेते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल है हमने बताया था, अगर पॉलिटी की क्लास आप गौर से देखेंगे जिसमें जब हम फंडामेंटल राइट्स का कवर किए थे तो उसमें बताए थे डिटेल में। तो अनुच्छेद 1 के जो तीसरा है वो संघ बनाने का अधिकार जो देता है, जो संघ स्थापित करने का अधिकार है, जो कि नागरिक का एक या किसी संप्रदाय का या कुछ लोगों का या कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो उसको उसके तहत जो है राजनीतिक दल भी शामिल है उसमें। ठीक है, जैसे आप दबाव समूह है कोई या फिर कोई किसान संघ है, ये सब जो है कहीं ना कहीं उसी तरह। तो एक तो हो गया कि राजनीतिक दलों को जो बनाने की जो शक्ति मिलती है वो अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत। ठीक है, और ये किसी भी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अब ये रजिस्टर इनका कौन करता है या पंजीकरण या नियंत्रण किस प्रकार होता है, इनका ये होता है आरपीए एक्ट से। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो है 29A है जो वो पार्टियों के पंजीकरण को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इनके पंजीकरण को देखना, वो जो है शक्ति इनको कहां से मिलती है, आरपीए एक्ट से। और कुछ आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो आरपीए एक्ट 1950 भी है। ठीक है, तो आरपीए एक्ट 1950 और 1951 में डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टी को रजिस्टर किया जाता है तो उसके 30 दिनों के अंदर ही पार्टी को अपना ज्ञापन या फिर जो अपने बेसिक जो थॉट प्रोसेस है या विचारधारा से संबंधित जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान, जो एक पार्टी का संविधान होता है उसको भी निर्वाचन आयोग के पास प्रस्तुत करना होता है। साथ ही में उसको उस दल को या उस समूह को या राजनीतिक पार्टी को अपने जो है संविधान के प्रति निष्ठा या आस्था या उसकी मतलब एक तरह से जो है इन चीजों की पुष्टि के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। साथ ही में इसके लिए भी मतलब निष्ठा दिखानी होती है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता ऐसी चीजों की रक्षा करें, जो कि ये कॉमन क्लास है कि जब कोई व्यक्ति जब इलेक्शन में लड़ता है या कोई सार्वजनिक पद के लिए चयनित होता है तो वहां पर भी इन चीजों की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक से 4 फैक्ट आपके रहे। फिर अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसे दलों की स्थापना क्यों करते हैं लोग या क्यों किया जाता है।
तो उससे क्या फायदा होता है। इनका मेनली मकसद जो है इलेक्शन लड़ना नहीं होता, ये तो सिर्फ इलेक्शन के नाम पे अपने आप को जो है या राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करते हैं। एक्चुअल में ये लोग जो है कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के काम के लिए करते हैं और सरकारी छूटों का लाभ उठाते हैं, सरकारी विज्ञापनों का लाभ उठाते हैं। फिर उसके बाद इन्हें क्या क्या इससे पात्रता मिल जाती है, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक, इससे क्या मिल जाती है कि आयकर छूट मिल जाती है, जिससे जो इनको जो दान दिए गए होते हैं, जो दान में जो पैसे की प्राप्ति होती है, वो आयकर जो अधिनियम के तहत जो है वो छूट के पात्र होते हैं। ठीक है, जब आईटीआर फाइल करते होंगे आप अपना, तो उसमें जो लोग भी फाइल कर रहे होंगे कभी, तो उसमें देखा होगा कि उसमें जो है क्लास आता है कि उसमें आपको जो है वहां पे टैक्स रिबेट मिल जाता है। फिर उसके बाद इनको सामान्य चुनाव चिन्ह मिल जाता है, दान एवं अभियोजन के वित्त पोषण से संबंधित लाभ। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा कि 2000 तक ही जो है, 2000 से कम जो है कोई पार्टी जो है कैश में या ऐसे प्राप्त कर सकती है। 2000 से ऊपर जो है वो चेक के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 2000 से ऊपर हो जाएगा तो ठीक है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए ली गई है, लेकिन वो जो है आयकर अधिनियम के तहत छूट होती है इनको जो मिलता है। जैसे कि एक आपको हम एग्जांपल बता दें, आपको पता भी नहीं होगा, हम लोग जानते हैं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ऐसे ही आप मुश्किल से 10 के नाम गिना पाएंगे जो 10 पेपर हैं। बहुत मुश्किल से बढ़ जाइएगा तो 15 पेपर होंगे। लेकिन अगर आपके पहचान का कोई डीएम होगा, बीडीओ होगा या सरकारी ऑफिसेज में कोई उच्च पद पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर अगर पदासीन व्यक्ति है, तो उससे पूछिएगा कि उनके इलाके में कितने जो है समाचार पत्र की तरह जो है अपने आप को एक समाचार एजेंसी के रूप में रजिस्टर है, तो आपको जो है 50 लोग मिल जाएंगे जो कि सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं इस बुनियाद पर कि वो जो गवर्नमेंट ऐड होता है, जो कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ओपन करते होंगे तो एक पेज आपको दिखता होगा गवर्नमेंट ऐड, जिसमें टेंडर के बारे में लिखा रहता है या गवर्नमेंट की सूचना लिखी रहती है या गवर्नमेंट के ऐड होते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसी काम को ही करते हैं, बस उनका कोई काम नहीं होता, उनका कोई रिपोर्टिंग से संबंधित काम नहीं होता। एक्चुअल में उनका काम होता है कि सरकारी पैसे को अपने पास एक लीगलाइज चैनल से जो है अपने पास प्राप्त करना, जो कि वो नेक्सस रहता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और फिर जो पत्र ये समाचार पत्र हैं जो रीजनल होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं, इवन कुछ जो ऐसे होते हैं ब्लॉक स्तर पर होते हैं, वो सिर्फ यही करते हैं, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। क्योंकि फिर अगर जैसे उनका काम ही यही होता है कि वो ऐड लेते हैं और फिर उसी की बुनियाद पर अगर जैसे ऐड कोई अधिकारी नहीं दे रहा है तो वो जो है उस पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और फिर अपने समाचार पत्र में उनको कोई काम नहीं होता। फिर वो नाले की सफाई के बारे में या फिर स्कूल के बारे में वो जो काम जिसमें खुद ही शामिल रहते हैं वो उस चीज को बाहर लाने का काम शुरू कर देते हैं, जो कि दुर्भावनापूर्ण होता है, जो कि सिर्फ उस बुनियाद पर आधारित होता है। जैसे एक होता है कि आप करप्शन खोल रहे हैं या आप किसी चीज को करप्शन के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो एक्चुअल में ईमानदारी पूर्ण कार्य है। लेकिन आप करप्शन इसलिए अगर खोल रहे हैं कि आपको करप्शन का किया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है या आप उसकी कमाई को नहीं पा रहे, तो ये दुर्भावनापूर्ण कार्य होगा। तो ये काम जो है बहुत सी समाचार एजेंसियां भी करती हैं। आपको जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे न्यूज में, न्यूज को एनालाइज करेंगे, तो आप समझेंगे कि न्यूज एजेंसियां जो है वो भी किस तरीके से ब्लैकमेलिंग का एक मतलब उनका एक बड़े स्तर का धंधा है, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं सबको शामिल किए हुई है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अधिकारी हो। तो इसलिए वो जो है उनको ऐड के थ्रू, क्योंकि उन्हें पैसा ट्रांसफर करना, और इसमें देख रखा है आपने कि सारी चीजें अब कहीं ना कहीं लीगलाइज हो रही हैं और एक चैनल के माध्यम से जाती हैं, आप बिना उसके दे नहीं सकते पैसा। तो किस तरीके से देंगे, तो एड करा रहे हैं कि जैसे आप देखे होंगे कभी कभी बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं कि गवर्नमेंट के एड निकले हैं किस पेपर पे, जिस पेपर को कोई नहीं पढ़ता। वो कुछ पेपर ऐसे हैं कि उनके जो हेडक्वार्टर है पेपर का और उसके पड़ोसी को ही नहीं पता होता कि ये बगल वाली बिल्डिंग जो है हमारे वो कोई न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक समझ हो बेसिक कि ये सारी चीजें एक्चुअल में क्यों होती हैं। तो ये जैसे आप समझ रहे हैं कि
कई पार्टीज हैं जो कम से कम, ये तो 345 को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन जो है ऐसी आपको सैकड़ों दल ऐसे मिल जाएंगे जो है पिछले 10-12 साल से वो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, यानी निष्क्रिय पड़े हुए हैं। उन्होंने न कभी वोटिंग में भाग लिया है, न कभी कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो ब्लैक, ये जो है दान के नाम पे, वो क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा जब धन शोधन पढ़ेंगे या मनी लॉन्ड्रिंग पढ़े होंगे, तो उसमें लेयरिंग एक कॉन्सेप्ट है कि वो लेयरिंग कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, तो उसमें भी आपको इसलिए कि आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो लेयरिंग होती है ना, तो इसमें जैसे सपोज करिए ये 1 लाख है, ठीक है। अब 1 लाख को क्या है ना कि कई पार्ट में, इतना पार्ट में तोड़ दिया, ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल से रीरूटिंग कर दिया। तो इसमें क्या है कि 1 लाख को ही जो, जैसे कि सिर्फ 2000 की ही माना कि मिनिमम लिमिट दे दिया, तो 1999 के 50 ट्रांजेक्शन दिखा दिए जाएंगे। अब 1999 के 50 ट्रांजेक्शन में ये किया जाएगा कि उसके सोर्सेज जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज कर देंगे, क्योंकि आप जैसे राजनीतिक दल में देखेंगे तो वहां उनके जो जो कोई एक छोटा मोटा ब्लॉक स्तर का प्रधान या महाप्रधान चलते हैं, तो उनके पीछे 100 लोग चल रहे होते हैं गाड़ी में, जो कि अब उनके खर्चे कहाँ से चलते हैं वो तो अभी तक सामने नहीं है, ना ही किसी को पता। तो वो लोग यही सब काम में शामिल होते हैं। तो अब क्या है, वो तो पेट्रोल पंप होगा, तो फिर अलग डमी चीजें होंगी, तो सैलून होगा, तो फिर ये बुटीक होगा, ये सारी चीजें होंगी, और उससे ये लेयरिंग होती है। उससे क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और ज्यादातर कैश में दिखाया जाता है, या छोटे अमाउंट के चेक दिखाए जाते हैं, या छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। तो उससे क्या है, वो आयकर अधिनियम से भी बच जाते हैं वो पैसे, और फिर वो दान में आके, या मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अगर कैश में दिखा रहे हैं आप, तो आपको ये बताने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती कि किससे लिया, और फिर कोई इतना चेक एंड बैलेंसेज इस तरीके का नहीं है, कि ऑडिटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप इस चीज को पकड़ सके। इसी को लेयरिंग कहते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि ये किस लिए काम करते हैं। तो इसी चीजों को कम करने के लिए, यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और जो चुनाव की शुचिता या जो एक इंटीग्रिटी है चुनाव की, उसको बनाए रखने के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं बड़े अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो लोकतंत्र की अस्मिता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ये कार्य कर रहा है, कि जिससे ऐसे जो दल हैं या ऐसे जो पंजीकृत पार्टियां, उन पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, अब इनको क्यों हटाया जा रहा है, जो बताया हमने उसी से रिलेटेड डेटा के बारे में बात करें, तो 345 पार्टियां जो हैं आरयूपी ऐसी हैं जो 2019 के बाद किसी जगह कोई भी कार्य प्रणाली में शामिल नहीं हुई है, ना इलेक्शन में, ना किसी अन्य काम में, ना इनका मुख्यालय, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये रजिस्टर है, इसीलिए इनको निष्क्रिय कहा जाता है। और जो है ये जो कर लाभ के लिए करते हैं, लेकिन निष्क्रिय जब इनको कर दिया जाता है, डॉर्मेंट कर दिया जाता है, तो ये जो है फिर फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इनके कर लाभ को, और जो है ये जो दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं उसी पर जो है रोक लग जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट की जैसा बताया कि इन्होंने जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ठीक है, अब आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने आपको हमने बता दिया। इसी में क्या है कि कहा जा रहा है ऐसा कि 1000 से ज्यादा जो है ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव में जो है भागीदारी कोई नहीं रही है, लेकिन वो पार्टी या राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, अब क्या है कि इससे संबंधित विधि आयोग की रिपोर्ट और ईसी आयोग यानी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने जो अनुशंसा की है, उसमें जो है ये बात फिर उठाई गई थी, क्योंकि कुछ पार्टियां जो बताया कि लगातार 10 वर्षों तक जो नहीं अभी तक शामिल हुई, तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन से जो है हटा देना चाहिए, या उनको जो है पंजीकरण से हटा देना चाहिए। तो ऐसी जो है बातें पहले भी विधि आयोग द्वारा जो है 2015 में ही, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भी 2016 में ही इस बात को उठाया गया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, और कोई रिकमेंडेशन में एक चीज दिमाग में रखिएगा कि विधि आयोग या लॉ कमीशन की रिपोर्ट, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या कोई बड़ी रिपोर्ट है, उसको आप जोड़ के अपने जो जो आपका पॉइंट है उसको और जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि इसमें ये याद रखिएगा कि जो आरपीए एक्ट है
उसके तहत वो नियंत्रण का कार्य तो करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास खुद जो है पंजीकरण, जो मतलब इसको जीरो करने की या रिजेक्ट करने की या नलीफाइड करने का पूर्ण अधिकार या स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन जो है पंजीकरण रद्द जो है कर सकता है, जो कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बुनियाद पर यह शक्ति मिली हुई है। लेकिन क्लैरिटी के साथ जो है आरपीआई एक्ट में ये बात मेंशन नहीं है, ये चीज क्लियर रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके तहत उसके पास अधिकार है। ठीक है, तो अब अगर भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देख लें तो चुनाव आयोग जो है 324 के तहत जो है स्थापित किया गया, जिसका कार्य जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। अब इसको जो है 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ देता है। ठीक है, अब इसके कार्यों की बात करें तो कौन कौन लोग आते हैं, तो इसमें ये याद रखिएगा कि अगर कंफ्यूजन के लिए क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग में वो आपसे पंचायत या म्यूनिसिपल के चुनाव के बारे में जोड़ देता ऑप्शन, लेकिन वो चुनाव जो है राज्य जो चुनाव आयोग है, जो कि अनुच्छेद 73 और 74 के तहत जो है जो संविधान संशोधन जो है 73वां और 74वां है उसके तहत स्थापित किए गए हैं, जो राज्य चुनाव आयोग उनका कार्य। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, चुनाव आयोग जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं परिषद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। साथ में ये वोटर लिस्ट बनाता है, उसको समय समय पर अपडेट करता है, फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया तो उनका पंजीकरण करता है, उनको जो प्रतीक चिन्ह आवंटन करता है, जैसा कि आप अभी शिवसेना विवाद हो या एनसीपी पार्टी को लेकर विवाद है तो उसमें भी देखा होगा आपने कि किस तरह चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह अलॉट किया। फिर उसके बाद जब इलेक्शन होने वाला होता है तो आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है अनाउंसमेंट करता है, और जिस टाइम से अनाउंसमेंट करता है उसी समय से जो आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य जो होता है, किसी भी जैसे किसी स्टेट में चुनाव संपन्न कराया जाना है तो वहां के प्रशासनिक कार्यों पर भी जो है नजर रखना शुरू कर देता है, और जो मेजर डिसीजन होते हैं उनमें उनकी सहमति आवश्यक होती है, अदरवाइज वो उसे रोक सकते हैं। इवन ये कई अधिकारियों का अगर जो है कार्य उनको सही नहीं लगता तो उनको ट्रांसफर ही कर सकते हैं, ये भी शक्ति दी गई है। ठीक है, आदर्श, ये एक चीज याद रखिएगा कि आदर्श या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई इसका संवैधानिक रूप है या वैधानिक मतलब प्राधिकार के तहत शक्ति मिलती है। ये जो है एक कंसेंसस यानी आम सहमति पर आधारित है। ठीक है, तो इस आदर्श आचार संहिता पर भी मत कंफ्यूज होइएगा कि इसका प्रावधान संविधान में लिखा है या किसी अधिनियम के तहत है या आरपीए एक्ट के तहत है, तो वो कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जो है आम सहमति में यानी राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति के आधार पर ये कन्वेंशन बनाया गया है। मतलब एक तरह से ये जो है चीज डेवलप हुई है समय के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद ये चुनाव पर जो चुनाव में व्यय होते हैं उन पर नजर रखता है, पारदर्शिता को भी बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। अब अगर चुनाव आयोग के संरचना के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 1993 तक जो है सिंपली एक सदस्यीय चुनाव ये होता था, चुनाव आयोग था जिसमें एक सदस्य हेड होता था। लेकिन हुआ क्या कि आपने पढ़ा होगा कि लगभग जो है इसी समय 1990 के ही समय जो है जो राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है एज जो है घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो 18 कर दिया गया जब मतलब इलेक्शन में या जो मतदाता के लिए मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट 18 कर दिया गया तो जनसंख्या जो है वोटर्स की जो जनसंख्या थी वो बढ़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद समय के साथ भी जनसंख्या बढ़ी थी कि 1947 या 1950 में स्थिति अलग थी और 1990 में तक अलग हो गई थी। तो ये दो चीजों की वजह से जो है इसमें और भी लोग जोड़ दिए गए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इसी समय जो है चुनाव आयोग में जो है अच्छे जो है टीएन सेशन को ले लीजिए या फिर और लोग जो हैं जो चुनाव आयुक्त बने वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निष्पक्ष और इम्पार्शियल और मजबूत थे अपने आप में, जिन्होंने है राजनीतिक दलों पर कंट्रोल किया
और अपने कार्य की जो भूमिका थी वो ईमानदारी पूर्वक निभाई। जैसा कि इस समय देखते होंगे कि आपकी बहुत साधारण बात है चुनाव आयोग की भूमिका पर जो है उंगली उठाना कि ये चीज गड़बड़ है, यहाँ पे चुनाव आयोग इम्पार्शियल रहा है या निष्पक्ष नहीं रहा है। लेकिन उस समय जो है अच्छे चुनाव आयुक्त का चयन हुआ, तो इस वजह से उस पर भी कंट्रोल रखने के लिए यानी उन पर एक दबाव डालने के लिए भी 2 अन्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान किया गया कि 3 चुनाव आयुक्त रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, कि एक अगर सही है तो 2 तो करप्ट आप बना ही देंगे, अगर दो सही है तो कम से कम एक आदमी तो आपका रहेगा ही। तो एक जोर डालने के लिए, और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो याद रखिएगा कि आम सहमति पर लिए जाते हैं। मतलब कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं, लेकिन जो शक्तियों के मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तीनों की आपसी सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके कार्यकाल और निष्कासन के बारे में बात करें तो ये कभी कोई पूछ देता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते 6 से 65, 6 साल या तो काम करेंगे मैक्सिमम, या मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चुनाव आयोग के जो हटाने का है वो महाभियोग के ही माध्यम से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जो महान्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश, उस तरीके से। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा कि ये पुनर्नियुक्त के लिए जो है, जैसे कैग में है कि पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते, लेकिन ये लोग जो है पात्र हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर इनके महत्व की बात करें तो सिंपल से जितनी बातें जो पहले बताई गई कि निष्पक्षता लाना, पारदर्शिता लाना, सत्यनिष्ठा लाना, चुनावी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, नागरिकों के में एक जो है समन्वय की भावना को बढ़ावा देना, राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करना लोगों का, ये सारी जो भी आप जैसे लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखना, जो भी चीज आप इथिक्स में पढ़ते हैं, जो भारी भारी टर्म जो आप पढ़ेंगे इथिक्स में, वो सारे डाल दीजिएगा एज अ नागरिक की हैसियत से, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी सही फिट बैठेगी। ठीक है, तो वही चीज उन्हीं चीजों को आगे लिखा होगा। ये जो है द हिंदू में ब्रीफली आज कवर किया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने जो है कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, जो कि जो न्यूज में रहने का रीजन ये है कि जो अभी जो रैंप वॉक हुआ है स्प्रिंग समर जो 2026, इसमें प्राडा जो है एक बड़ी कंपनी है, एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि अपने मतलब कहीं ना कहीं महंगे प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। तो इन्होंने जो है कोल्हापुरी चप्पल की ही डिजाइन सेम कॉपी कर दी है, और उसको जो है बता दिया है कि ये अपना हमारा अपना डिजाइन है, लेकिन ये कोल्हापुरी सेम एज इट इज है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है हाथों से बने जो होते हैं लेदर के चप्पल होते हैं, जो कि आपने बहुत आम लोगों में भी देखा होगा सिंपली। और बहुत जो जैसे आप कुर्ता पैजामा पे या ऐसे पे बहुत ज्यादा कोल्हापुरी चप्पल का यूज होता रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये अतिक्रमण है उन लोगों के अधिकारों का जिनको ये जीआई या भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये जो है लोगों के साथ साथ जो सरकारी मशीनरी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो इससे रिलेटेड एक और भी घटना देख सकते हैं कि आपकी जो इंडियन स्कार्फ है, या एक मतलब आपने देखा होगा दुपट्टा है। ठीक है, तो दुपट्टे को भी इंडिया में तो आज से नहीं है, इंडिया में तो ये प्राचीन काल से दुपट्टे का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे ये आप देख लीजिएगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, जैसे उसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी आती हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, वो उसको जो है यूरोपियन स्कार्फ नाम दे दिया। ठीक है, तो अक्सर जो है नाम का यूज करके जो है कहीं के अधिकारों का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का। इसी तरह आपने देखा होगा कि कई जो हल्दी का प्रयोग है एज अ मेडिसिन, ठीक है, या फिर कई चीजें ऐसी है जो आदिवासी हमारे यहाँ जो है सालों साल से यूज करते आ रहे हैं, और वो जो है इफेक्टिव है। तो होता क्या है कि ब्रिटिश कंपनीज के एजेंट आते हैं घूमने के नाम पे या टूरिस्ट के नाम पे, वो जाएंगे, हम आपको रियलिस्टिक पिक्चर बता रहे हैं कि वो आएंगे, वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, झारखंड जाएंगे, या फिर ट्राइबल एरिया में जाएंगे, या फिर कहीं और जाएंगे, जहां वहां से, क्योंकि हम तो फैशन के गुलाम हैं, तो हम लोगों को तो उस चीजों से बहुत मतलब नफरत सी, क्योंकि इंडियन कॉलोनियल मेंटेलिटी है जिसके बारे में आप देखे होंगे कि अगर आप कोई इंसान इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत ज्यादा तेज है, चाहे उसको कुछ ना आता हो, चाहे वो उसको जो है एजुकेशन का लेवल कुछ भी, समझ का जो एक्चुअल समझ का लेवल जीरो हो,
तभी अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह अगर दूसरे देश में रहेगा तो उसको सिर्फ कॉल सेंटर की जॉब मिलेगी, लेकिन इंडिया में उसको कहो सीईओ बना दे और आपको सब कुछ आता हो, आप सारे टैलेंटेड है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप जो है बीच के मैनेजरियल लेवल से आप ऊपर के जो टॉप पोस्ट है वो वहां पर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी कॉलोनियल मेंटेलिटी आई है, तो उस वजह से हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें हम ये बता रहे थे कि क्या होता है कि एमएनसीज अपने लोगों को भेजती है। जैसे हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स तक के द्वारा जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका एनजीओ के नाम से काम कर रहे थे, वो राजस्थान में उन्होंने किस प्रकार कार्य किया, या फिर छत्तीसगढ़ में भी कई एमएनसीज द्वारा काम किया गया कि जो अपने लोगों को भेजते हैं और वहां से जो चीजें हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध है, जैसे किसी चीज का उपयोग घाव भरने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, वो सालों साल से किया जा रहा है, तो उसको क्या है वहां से वो जान लिए, ठीक है, फिर उसका टेस्टिंग भी कर लिए वहीं पर, फिर उसके बाद उस चीज को नोट डाउन करके गए यूएस में, ठीक है, या अपने देश में गए और वहां पे उसी चीज का पेटेंट करा लिया। फिर जो है क्या हुआ कि ये तब पता चलता है जब भारत द्वारा उस चीज को इंपोर्ट किया जा रहा है, या फिर भारत में उस चीज की बात उठाई जा रही है, कोई संस्था उठाई, तो संस्था द्वारा उस बात को उठाए जाने में सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी कलेक्ट की गई है छत्तीसगढ़ में की गई है, तो हमें ही नहीं पता है जब, तो हम उनके अधिकारों की बात कैसे उठाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस इंसान से ये जानकारी प्राप्त की गई उसको पता ही नहीं है कि बाकी के, क्योंकि वो एक अलग थलग परिवेश में है, तो उसको यही नहीं पता है कि उसके ज्ञान का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि कोई इंसान या कोई कंपनी इसी पर पेटेंट ले ली है। ठीक है, तो इस चीजों को पेटेंट के मुद्दे की बात करें तो जो विकसित देश हैं उनके द्वारा लगातार इस अधिकार का दुरुपयोग किया गया, जो कि वीपो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या डब्ल्यूटीओ है, इसमें भारत द्वारा लगातार इस चीज को उठाई गई है। बाकी जिस चीज को आप जो आईपीआर के तहत कहते हैं या जो अपना जो राइट्स आप बताते हैं वो राइट्स नहीं है आपका, ये जो हमारे यहाँ जो है सदियों से ये चला आ रहा है, ये इवन एंशियंट स्क्रिप्चर तक में जो चीज मौजूद है उसको आप बता रहे हैं कि हमारी ये इन्वेंशन है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि वही आपको बोला था कि जो देश जितना मजबूत है उतना ही मजबूती से अपनी बात रख सकता है, वो चाहे गलत है और आप पे वो दूसरे तरीके से दबाव डाल सकता है। क्योंकि जैसे इसी बात को समझिए कि भारत अपनी जगह सही रहता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर इसके चलते जो है अमेरिका द्वारा क्या हथकंडा अपनाया जाता है कि इंडिया के अदर कंपनीज पे जो अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा दिए या बैन लगा दिया, या फिर ट्रेड एक्सपोर्ट में अलग अलग चीजों की खामियां निकाली, जैसे कि एफडीए द्वारा इंडिया फार्मास्यूटिकल्स के साथ हमेशा किया जाता है कि उनको बोला जाता है कि ये इसका कंपोजिशन सही नहीं है या इसमें इन चीजों की कमी है, और फिर जो रिपोर्टिंग होती है वो भी उसी तरीके से की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर प्रभाव उन्हीं का, क्योंकि फंडिंग वही करते हैं, तो उनकी भी जो बातें रहती हैं वो उसी तरीके से रहती हैं। अगर आप इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, आईएमएफ की हो या फिर किसी भी अन्य संस्थान की हो, आप उठा के देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा, अगर रिपोर्टिंग के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा आपको रिपोर्टिंग पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि भारत में लोग तो भूखे हैं, भारत में तो लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा, पर वो एक्चुअल में ऐसा है क्या, हमने तो नहीं देखा, हम भी बहुत घूमे हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखें तो कहो आप रोने लगे कि भाई ये क्या भारत की स्थिति है, भारत में महिलाओं के साथ है, ऐसा लगता है कि महिलाएं घर के बाहर ही नहीं निकल रही हैं, या पुरुषों के बारे में है कि पुरुषों को खाना ही नहीं मिल रहा, वो तो एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं। तो वो जो वेस्टर्न मीडिया का या वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो उनका जो प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर भी दिखाई देता है, और वो उनकी रिपोर्ट में भी साफ साफ झलकता है। जो कि अभी आप जैसे जेंडर गैप से रिलेटेड रिपोर्ट आई थी, उससे पहले एचडीआई से रिपोर्ट संबंधित आई थी, जो कि इंडिया ने कई बार जो है रिपोर्ट इनकार कर दिया। या फिर आप मीडिया से भी संबंधित है, मीडिया में ठीक है कि कोई एक पहलू को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वैसा तो यूएसए में भी है, ऐसा तो नहीं है कि यूएसए में नहीं, वहां पर भी फॉक्स न्यूज को ले लीजिए, वहां पे जिस प्रकार आप वाशिंगटन पोस्ट को दिखा रहे हैं उस प्रकार यहां पर आप इंडियन एक्सप्रेस को भी देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बेबाकी से अपनी बातें रख पा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप बेबाकी की बात करें तो यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए, हजारों चैनल हैं जो अपनी बातों को रख पा रहे हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में उतनी जो मतलब तत्परता से नहीं रख पाएंगे। आपने जिसमें देखा
कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ क्या हुआ, उनको घुसने तक नहीं दिया गया अपने देश में। जब वो यूएस को गई या फिर और अभी इजराइल की यात्रा करी थी, उनको घुसने तक नहीं दिया गया। तो उसको जो कवरेज उसको अलग तरीके से किया जाता है। तो आप ये इस चीज को भी कॉन्सेप्ट अपना जब कभी मेंस लिखिएगा या कभी आपसे पूछा जाता है, तो एक्चुअल जो डेप्थ है या मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किस प्रकार कार्य करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। सिर्फ आप आंख बंद करके या अपने दिमाग को बंद करके सिर्फ रिपोर्ट की ही बात मत बोलिएगा कि जो रिपोर्ट में लिखा है वही जो है परम सत्य है, और वो हमने बता दिया कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसी हालत है, हमारे यहाँ ऐसी हालत है, ये परेशानी। क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि कुछ लोगों को मतलब आदत हो जाती है बुराई करने की, उनको हर चीज में बुराई, तो उस चीज से बचिएगा। तो यही जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि अब कोल्हापुरी चप्पल जो है हमारे यहाँ, हम जब होश संभाले तब से सुन रहे हैं कि कोल्हापुरी चप्पल, और उसका डिजाइन तक दिमाग में छपा हुआ है, सबके ही छपा रहता है। तो अब उन्होंने प्राडा ने पूरा एकदम उसका ब्रांडिंग कर लिया, अपने नाम से आईपीआर की बात करने लगे कि ये तो हमारे द्वारा डेवलप किया गया। इस तरह से कई चीजें ऐसी है। तो इसमें क्या है कि जब तक ये मुद्दा उठता है, अभी तो चलो सोशल मीडिया का जमाना है तो इतनी जल्दी सामने आ गया, अदरवाइज अगर सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती तो ये बात आते ही आते जो है 10 साल लग जाते या कम 5 साल से ऊपर लग जाते। तो वैसे में तब तक वो पेटेंट करा लेते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की आवाज उठाते कि जैसे उन्होंने ही बनाया था, और फिर कोल्हापुर वाले जो है उनके प्रोडक्ट को, उनके डिजाइन को यूज कर रहे हैं, और ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि कोल्हापुर में ही इसके डिजाइन को बैन करवा देते कि कोल्हापुर वाले जो है वो इनका डिजाइन चुराए हुए हैं। तो इस चीज को भी साबित करने में उन्हें टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनके पास जज भी हैं, उनके पास मीडिएटर भी है, आर्बिट्रेशन कोर्ट भी है, उनके पास वैश्विक शक्तियां भी, क्योंकि उनकी जो एमएनसीज हैं आज की, वो उनकी जो जीडीपी है या उनका टर्नओवर है वो कई देशों की टोटल इकोनॉमी से ज्यादा है। जैसे आईफोन, एप्पल को ले ले या गूगल को ले ले, तो वो देश की सरकार ही बदल देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कितना आप बोलेंगे। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे आगे इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन कौन से, कि ये जो है पहला जो है कल्चरल जो इंटरफेरेंस एक तरह से हो रहा है कि ये जो भारत की विरासत का है, ये कोई नया या एक दिन की इजाद नहीं है। तो जो विरासत में मिला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार है या उसमें हस्तक्षेप है। ठीक है, क्योंकि ये कारीगर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो उस चीज का कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। फिर अगर अगर हम इसके इसी से रिलेटेड समझे, तो क्योंकि आपने इस तरीके से इतना धड़ल्ले से अपना पेश कर दिया और आपको मतलब सेकंड थर्ड भी नहीं देना पड़ा, तो इसका मतलब ये कि भारत में कानूनी प्रवर्तन है या जो लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। क्योंकि जब उसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया गया है, उसके बाद भी इतनी फेमस जीआई टैग को कोई कंपनी इस तरीके से कर सकती है मिसयूज, तो फिर ऐसे में जो है अन्य जीआई टैग के बारे में क्या कहा जा सकता है। जैसे कोई, जैसे आप हल्दी के बारे में, कुछ हल्दी जो है मेघालय में पाई जाती है जिसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, या फिर मतलब अन्य जो छोटे छोटी जगहों पर पाए जाते हैं, तो उनको तो जो है उनके विशेषाधिकारों को या उनकी संरक्षण स्थिति का हनन करना और आसान हो जाएगा। और फिर इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट अफेक्ट होंगे जो बनाने वाले हैं, कारीगर हैं, क्योंकि वो छोटे स्तर के होते हैं और वो अपना मतलब कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए करते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो है एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आएगी, क्योंकि अब प्राडा कंपनी जब बना रही है तो आपने देखा होगा कि सेम चीज को क्या है कि टैग अब लुई विटॉन का बैग ले रहे हैं, तो अभी क्या है कि पैसा लोगों के पास बढ़ा है। ठीक है, अब वो करप्शन के भी मोड से बढ़ा है, इनकम से भी बढ़ा है, क्योंकि आप सुने होंगे कि अभी कई लोगों की सैलरी जो 1 CR या 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या लोगों के पास पैसा ही बढ़ा है। पहले भी पैसा बढ़ता था, लेकिन पहले जो है लोगों के पास दिखाने के प्लेटफॉर्म कम होते थे, तो जो अमीर लोग होते थे या गरीब लोग होते थे तो उनके बीच में डिफरेंस नहीं दिखता था। क्योंकि आप दिखाएंगे क्या, आप रोज तो शादी अटेंड नहीं कर रहे हैं, या रोज तो वलीमा खा नहीं रहे हैं, या रोज कोई ऐसे फंक्शन में जा नहीं रहे थे, तो लोग जो है कहीं ना कहीं अपने पास जो उनके कपड़े होते थे या जो सामान होते थे, जैसे घड़ी है, जूते हैं, या फिर और सामान है, उनको एक लिमिटेड ही रहते थे, क्योंकि उतनी जरूरत ही नहीं होती थी। और फिर किसी इंसान के पास जो है जो एक सीमित लोग होते थे कि सीमित ही लोगों से मिल पाते थे, क्योंकि अगर आप
सोशल मीडिया को हटा दीजिए, तो आप जो है कितने ऐसे आपके ग्रेजुएशन तक के दोस्त ऐसे होंगे जिनसे आप मिले ही नहीं होंगे जमाने जमाने तक। हाई स्कूल इंटर के तो अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी क्या है, आप अपने जो है बचपन में जिनके साथ आप स्कूल में रहे हैं वो भी आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे देख रहे हैं। तो अभी क्या है, दिखाने के प्लेटफॉर्म मिल गए, और वहां पे क्या है कि आपको जज आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशहाली को, आपकी तरक्की को, कि कितना सक्सेस है, कितना आप जो है अमीर हैं, कितना आप जो अच्छे हैं, कितना मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं डिसाइड हो रही है आपकी चीजों से। तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि इस चीज को किस तरह से आईफोन ने भुनाया, कि अभी जो आईफोन जो है एक स्टेटस सिंबल हो गया। इसी वजह से कितने लोग जैसे 13 रखे हैं, अगली साल वो हर साल इसीलिए लॉन्च करता है कि वो 13 को निकाल के फिर 14 लेंगे, 15 लेंगे, 16 लेंगे, इस तरीके से लोग हर साल बदलते। तो इससे कंज्यूमर जो बिहेवियर है उसको चेंज किया गया। तो इसमें ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप लुई विटान या बड़े बड़े ब्रांड के देखे होंगे कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बैग जो है बहुत नॉर्मल बात है, और यहाँ पर कई लोग जो है 300 के, 400 के बैग नहीं ले पा रहे हैं। और ये जब कोल्हापुरी चप्पल की बात करें तो यही कोल्हापुरी चप्पल जो है जनरली 500, 600 की, 1000 रुपए में अच्छी क्वालिटी की, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली हो, वो 1000 रुपए तक मिल जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्राडा कंपनी जब बेचेगी तो इसको, इसकी कीमत क्या 500 होगी, 1000 होगी? तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जो है 1,50,000 इस तरीके के दाम रखे जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होगी, जिससे जो है इन पर जो है एक एक ये जो एक्चुअल में जिन जो मतलब हकदार है जिस चीज के, तो वो उनको फर्स्ट कॉपी नाम दे दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो है इसी में भुनाएंगे कि हमारा जो ओरिजिनल है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी का है, उसमें टैग लगा, तो टैग की वैल्यू होती है, एक्चुअल में सामान की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि सामान तो आप कहीं से भी ले लीजिए, ये कहने की बात है। आपकी टाइटन की घड़ी भी है, अपने 10 साल चल सकती है, और आप कोई स्विस कंपनी की जो है घड़ी ले लीजिए, उसका भी भरोसा नहीं है कि वो 10 साल चलेगी कि नहीं। वो सब सिर्फ कहानियां गढ़ी गई हैं कि वो जो है परदादा दादा तक चली जाती हैं, पर वो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। चलने को आपकी टाइटन की घड़ी भी है, आपकी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, जो कि ऐसे में जो विकासशील देश होते हैं, या फिर मतलब इस तरीके के देश जहां पे जो कानून एजेंसियां होती हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, और लोग अपने अधिकारों के लेकर इतने ज्यादा जागरूक नहीं होते, तो उनके साथ जो है उनकी इन कमियों का जो दुरुपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। जैसे अगर माइंस को ले लेंगे या मिनरल्स को ले लेंगे, तो इसी यूरोपीय कंपनियों द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में किया जा रहा है, कि अफ्रीकी क्षेत्र कोई गरीब भी बताया जा रहा है, अफ्रीकी क्षेत्रों के ही के जितने भी माइंस और के तहत जो है जितने भी मिनरल्स हैं उनके ही बुनियाद पर वहां पर जो है वहां से पूरा इंपोर्ट किया जा रहा है, वो भी सस्ते दामों पर। अगर कोई देने को मना कर देता है देश, तो वहां पे जो है डेमोक्रेसी का झंडा लेके पहुंच जाते हैं और वहां पे रिवोल्ट करवा देते हैं, और वहां सत्ता का परिवर्तन करा देते हैं या शासन का परिवर्तन करा देते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है वो जो है इतनी भी कैपेसिटी रखता है कि किसी देश के जो है राजनीतिक दल का या राज सत्ता का परिवर्तन करने में भी सक्षम होता है। तो इस चीज को समझिएगा। तो ऐसे में जो है इन देशों को अपनी चीजों को मजबूत करना या अपने पॉइंट को मजबूत करना अहम हो जाता है। तो इसमें जो है हमें ये सारी चीजें आपको इसलिए बताया है सिर्फ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल वर्ड अलग है, और जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि जो चीजें आप जान रहे हैं वो चीजें जो है अलग है। एक्चुअल में जो आप गांव में देखे होंगे या फिर जो छोटे स्तर पर देखे होंगे कि जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास पावर होती है उसी की चलती है, कानून वानून सब जो है नॉर्मल आदमी के लिए है, वो वैसे ही काम अभी भी करता है, विश्व स्तर पर भी उसी तरीके से काम करता है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो उसका लॉ चाहे आपका घर का हो मसला हो, चाहे वो आपके गांव का मसला हो, चाहे देश का मसला हो, चाहे विश्व का मसला हो, हर जगह शक्ति के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। दूसरे लोग जो हामी भरते हैं वो बराबरी के अधिकार पे नहीं होते, वो कुछ चीजों को प्राप्त करने अदले बदले यानी आदान प्रदान की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन जो उसका निर्णय का जो बुनियाद होती है या झुकाव होता है वो उसी तरफ होता है जो जिधर शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल आपको बता दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट हनन है कहीं ना कहीं भारतीय कानून का, भारतीय जो लॉ इन्फोर्समेंट है और भारतीय लोगों का, इसलिए इतनी बातें आपको हमने इसमें बताया। अब आते हैं अगर जीआई टैग के बारे में, अगर बेसिक डिफरेंस मतलब जो जानने के, जो हमें जानना चाहिए, तो वो इसमें क्या होता है, कोई भी स्थान जैसे काला नमक है, ठीक है, या फिर दार्जिलिंग की चाय है, या फिर इस तरीके के बहुत सी चीजें हैं जो किसी स्थान, पर्टिकुलर भौगोलिक स्थान में जो है वहां पर ही पाई जाती है, और उनकी कोई भी क्वालिटीज होती है या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उनके आधार पर जो उन्हें जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक परंपरा के आधार पर वहीं पर होते हैं। और या फिर जैसे बनारसी साड़ी ले सकते हैं या कांचीवरम साड़ी ले सकते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस स्थान से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है भौगोलिक संकेत इसलिए दिया जाता है कि वो जो बनाने वाले हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो, दूसरे लोग कॉपी, उस चीज को कॉपी न करें, और फिर उनका जो है उनके लिए आजीविका के साधन के रूप में वो चलता रहे, और फिर उनके जो पेटेंट अधिकार है वो संरक्षित रहे, ठीक है। तो इसको किसके तहत दिया जाता है, ये याद रखिएगा, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही एक रूप है, जो कि बताया बौद्धिक संपदा अधिकार का रूप है एक, ठीक है। ये क्या काम करता है, प्रशासित किस प्रकार होता है, तो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क जो महानियंत्रक के तहत, यानी मतलब मेन कंट्रोलर जो है वो रजिस्ट्री में नोट डाउन कर लेता है या उसको जो नोटिफाई कर देता है, तो वो चीज जो है उसको जीआई टैग की स्थिति होती है। कभी कभी जो है ये एक्सपोर्ट करने में या निर्यात करने में भी आसानी होती है, जो कि ये बताती है कि ये पर्टिकुलर अगर जीआई टैग लगा हुआ है तो मतलब कि वो उस स्थान के लिए ही निर्धारित है। अब ऐसा नहीं है कि कांचीवरम साड़ी जो है आप दिल्ली में बनी हुई साड़ी भेज दें और बोले कि कांचीवरम साड़ी है, तो ऐसे आप समझ लीजिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र के जो अनाधिकृत प्रयोग है उसको जो है कहीं ना कहीं रोक लगाता है, ठीक है। तो इससे जो है ये कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। अब फिर तीसरा जो है इससे वैधता मिलती है, कि मतलब एक तरह से वैलिडेशन मिलता है कि हम जो है हमें जो जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग में क्या है कि 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन जो है अगर जो मतलब वो स्थिति बरकरार रखने के लिए इसको जो है समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, जिसको अनिश्चितकालीन जो है बढ़ाया जा सकता है। इसके लाभ की बात करें तो इसको पॉइंटर में आप लिख दीजिएगा, वही सिंपल है कि पारंपरिक ज्ञान कौशल को बढ़ावा दे रहा है। जो स्थानीय लोकल जो उनको बनाने वाले हैं, किसान हो सकते हैं, वो कारीगर हो सकते हैं या प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको जो उनके अधिकार की रक्षा कर रहा है, और जो है कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसको बढ़ावा दे रहा है। अब जो है भारत में टैग जो प्रदान किए गए मुख्य उत्पादों की बात करें तो जैसे कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र और कर्नाटक के तहत दिया गया, इसी तरह कुछ ये लिस्ट दी है, इसको भी देख लीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, कभी कभी मिलान करने को भी या मैच करने को आ गया, जैसे ये लॉकडाउन हल्दी या मेघालय की जिसको बारे में बता रहे थे, ये भी एग्जाम में आपके आ चुकी है डायरेक्ट सीधे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको एक सरसरी निगाह में देख लीजिएगा, और जीआई टैग का हम बता रहे हैं एक नोट्स भी बना सकते हैं आप, क्योंकि क्या है कि जीआई टैग से अक्सर आ जाता है, मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग के फीचर्स को जानना, लाभ को जानना, उसमें क्या चीज का क्या मतलब चीजें प्रदान की जाती है किसी वस्तु को या किसी भी चीज को, अगर जब जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो उसकी किस प्रकार स्थिति संरक्षित होती है या उस भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति में क्या परिवर्तन आते हैं, उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसको इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया। अब आते हैं हम अगली न्यूज पर, नेशनल जो टर्मरिक बोर्ड यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसमें यह है कि जो तेलंगाना के निजामाबाद क्षेत्र में, ठीक है, ये निजामाबाद क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का यानी हेडक्वार्टर का गठन किया गया है, ठीक है। ये जो है किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और वाणिज्य यानी कि ट्रेड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, किस चीजों को बढ़ावा देगा ये, पहले तो क्या हल्दी उद्योग, जैसा हल्दी उद्योग के लिए तो उसको बढ़ावा देगा, साथ में किसानों के लिए बाजार तक पहुंच को आसान कर देगा, रिसर्च और डेवलपमेंट या क्वालिटी में सुधार लाएगा, जो वैल्यू एडिशन है, जैसे अभी क्या है सिंपल हल्दी होती है, लेकिन अभी क्या है कि आलू जैसे है, ठीक है। अब आलू का जब चिप्स बना दिया जाएगा तो चिप्स एक ही आलू में जो है 2-3 पैकेट आ जाएगा, जो आलू जो
1 किलो में 10 रुपए का जा रहा है, वही आलू के 10 रुपए की जगह जो 1 किलो के आलू के अंतर्गत उसमें कुछ चीजें, कुछ इंग्रेडिएंट मिला के उससे जो है 300-400 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसको जो मूल्य संवर्धन कहते हैं। तो हल्दी के जो अन्य चीज है, अन्य उत्पादों में जो प्रयोग हो रहा है हल्दी का, जैसे मेडिसिन भी इसके पास कैपेसिटी होती है, चिकित्सा गुण भी होते हैं, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद निर्यात के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में बढ़ावा देगा। फिर लास्ट में कोई भी पॉइंट आए अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसको सतत कृषि पद्धति से जोड़ दीजिएगा या सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य जो है कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्यों की तरफ बढ़ना है, और उसमें जो कृषि पद्धति जो है एक अहम भाग है। ठीक है। इस कदम से अब लाभ क्या होगा कि सिंपल, जब ये सारी चीजें हो रही है, बाजार तक पहुंच हो रही है, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये सारी चीजें अगर होंगी तो सिंपली आय में वृद्धि होगी। ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत की हल्दी में उपस्थिति ज्यादा बढ़ेगी, और विकास के लिए एक जो है स्ट्रक्चर्ड या अलाइंड या ऑर्गेनाइज्ड मंच होगा, यानी संरचित मंच उपलब्ध होगा। तो ये तीनों, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, चारों पॉइंट इन्हीं पॉइंट से जो है निकले हुए हैं। ये अपने अंदर भी आदत डेवलप करिएगा कि किस प्रकार पॉइंट से पॉइंट निकालते हैं। अगर पॉइंट से पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो मेंस में आपको दिक्कत होगा अच्छे नंबर लाने में। पेज तो भरना आसान होता है, ये याद रखिएगा कि मेंस में आंसर लिखने में सबसे आसान काम अगर होता है तो वो पेज भरना होता है। तो उससे कंफ्यूज मत होइए। पेज भरना और एक आंसर लिखना, टू दी पॉइंट लिखना, ये तीनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि टू द पॉइंट में जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसके सारे एस्पेक्ट, यानी उसमें जितने भी डायमेंशंस को पूछा गया उनको कवर करने का प्रयास करिएगा। अब अगर नेशनल टर्मरिक बोर्ड या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में अगर बेसिक कुछ चीजें जोड़ लें या देख लें, तो वो सिंपल सा वही चीज है, एक समावेशी ढांचा और कंप्रेहेंसिव, यानी मतलब व्यापक जो ढांचा प्रदान कर देगा, हल्दी मूल्य श्रृंखला को बढ़ाएगा और इससे संबंधित सभी पहलुओं को जो है आगे लेके जाएगा, और फिर अनुसंधान और खेती का सतत विकास, निर्यात, वही सारे पॉइंट को मिला जुला के दिया गया है कि नेशनल हल्दी बोर्ड का काम क्या होगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था। वही सारी चीजें बार बार रोटेट होंगी। एक बार आप भी जब जान जाएंगे, अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जगह अगर उसको कपास बोर्ड कर देंगे या उसको तेल बोर्ड कर देंगे या कोई भी बोर्ड कर देंगे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना। उसमें करना यही है कि उसकी बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसके लिए जो किसानों के लिए मूल्य संवर्धन करना है। तो वो सारे पॉइंट जो किसी में भी आप हटाएंगे, अब वह कपास का अगर लिखा रहेगा तो कपास के रेशो की लंबाई बढ़ाना है, कपास के लिए जो मार्केट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, कपास के लिए जो है एक ऐसा जो इंफ्रा बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म बनाना है जहां से जो है उनको निर्यात करने में आसानी हो, कपास के लिए बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना इनका काम है। तो वो सारी चीजें जो आप पॉइंट निकालना एक बार सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा मेंस में आपको लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और जहां तक डेटा की बात रही जिससे के लिए हम परेशान रहते, आप मेंस में यकीन मानिएगा कि 2 से 3 डेटा ही लिख पाएंगे आप। अपने 2-3 डेटा के बाद आपको यही चीजें लिखनी है जो घुमा घुमा के लिखते, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और आपको किस तरीके से पॉइंट निकालना है वो आपको देखना है। इसमें कुछ ही पॉइंट होते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होता है, राजनीतिक यानी सामरिक एस्पेक्ट होता है, और फिर राष्ट्रीय जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो आय से संबंधित या राष्ट्रीय इनकम से संबंधित है वो प्राइम होता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता से संबंधित पॉइंट जो होता है वो सुप्रीम होता है। इसी तरह कुछ चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना, उसके बाद आपके सारी चीजों से पॉइंट निकल जाएंगे। तो अब अगर हम इसके बोर्ड के संरचना के प्रमुख घटक के बारे में देख लेते हैं, तो वही अध्यक्ष, सचिव, अपने केंद्र सरकार के सदस्य, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अनुसंधान के संस्थागत, किसान प्रतिनिधि और निर्यातक प्रतिनिधि, मतलब एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है बोर्ड में, जिसमें जो है सभी क्षेत्रों को यानी हल्दी से संबंधित सभी जो हितधारक है उनको शामिल किया गया। हितधारक को किस तरह से आपको शामिल करना, ये आप इथिक्स की केस स्टडी में भी देख लीजिएगा कि जब आप इथिक्स की केस स्टडी लिखते हो तो आपको पहले कोई भी बात करने से पहले जो है हितधारक को भी शामिल करना होता है कि कौन कौन से आपके जो केस है उसमें हितधारक है।
तो उसी तरह इसमें कौन कौन से हितधारक होंगे, किसान उगाते हैं, निर्यातक उससे जो है वो उससे ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जुड़े, केंद्र सरकार के सदस्य होंगे, राज्य सरकार के वो सदस्य होंगे जो हल्दी उत्पादक क्षेत्र होंगे, उसके बाद वो कार्यालय के यानी मंत्रालय के होंगे जो नोडल एजेंसी होगी या मुख्यालय होगा। तो मुख्यालय इसका निजामाबाद तेलंगाना में है, ठीक है, ये हल्दी उत्पादक क्षेत्र ही है। फिर नोडल मंत्रालय या नोडल ऑफिस की बात करें तो वाणिज्य विभाग या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब इस संरचना का उद्देश्य जो है, उद्देश्य भी सीधा है कि पॉलिसी मेकिंग में काम करेगा या नीतिगत संरेखण करेगा, कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार में जो अंतर क्षेत्रीय तालमेल है, या जो एक देश स्तर पर यानी अंतरराज्यीय और फिर एक जो विदेश स्तर पर यानी देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जो नीति संबंधित है उसको मतलब समावेशी बनाएगा। फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि सभी जो उत्पादक राज्य उनके लोगों को शामिल करेगा और उनकी भी समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद अगला आएगा आपका रिसर्च। रिसर्च में क्या करेगा, जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा जिससे जो हल्दी उत्पादकता में बढ़े और फिर उसके गुणों जो हल्दी के अंदर जो गुण होते हैं उन चीजों का और वर्धन हो, मूल्यवर्धन हो, ठीक है। फिर उसके बाद किसान की बात आएगी, किसान की आजीविका में सुधार के लिए प्रयास करेगा, मतलब कि किसान को जो हल्दी का जो एक मूल्य है वो अच्छा मूल्य मिले, या उसके लिए जो है अलग अलग चीजें अपना सकता है। नीतिगत सुधार में कोल्ड स्टोरेज बना सकता है, परिवहन से संबंधित चीजें कर सकता है, संग्रहण से संबंधित चीजों को और समावेशी या डेवलप उन्नत कर सकता है, या टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है जिसे जो है जल्दी समय या कम समय में जो है किसान या फार्म टू इंडस्ट्री आ सके, यानी खेत से औद्योगिक क्षेत्र तक आ सके, या जो एक्सपोर्ट होने वाला क्षेत्र है वहां तक पहुंच सके। आगे जो है निर्यातक की बात आएगी या एक्सपोर्ट की बात आएगी, वहां पर जो है जो एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाना उससे संबंधित नीतिगत रूपरेखा बना सकता है, या उसमें जो है कार्य कर सकता है कि किस प्रकार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो जिससे जो है हल्दी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी, मतलब जब कोई भी बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन तो ऐसा ही उससे उम्मीद की जाती है कि वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उसी प्रकार इससे भी उसी तरीके की आशा की गई है। अब आगे समय आने वाला बताएगा कि ये किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट जो है हमारा फोर्थ टॉपिक है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में आपको बता दिया था कि हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद कोई रीजनल लैंग्वेज। अब अगर यूपी की बात आती है तो यूपी में तो हिंदी लैंग्वेज ही है, तो यूपी में क्या होगा कि हिंदी अंग्रेजी के साथ जो है कोई दक्षिण भारतीय भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, जैसे जो है तमिल, तेलुगु ले सकते हैं, इस तरीके के। जनरली आपने देखा होगा कि अगर यूपी की बात करें तो हिंदी इंग्लिश के साथ जो है संस्कृत हो जाती है, जैसे कि हमारे जो अगर मैं हम अपनी बात बताएं तो हमारे यहाँ जो है हमारे मतलब मेरे जो हाई स्कूल में था वो संस्कृत हमने ली थी। तो इसी प्रकार जो है मतलब तीन भाषाओं को इसलिए जो है कहीं ना कहीं समावेशी लाने के लिए किया गया। अब क्या है कि अगर उत्तर भारतीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अगर तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं को शामिल करते तो और ज्यादा समावेशी जो स्वरूप हो सकता था, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में जैसा कि हमारे यहाँ भी था ज्यादातर लोगों ने संस्कृत ही लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि त्रिभाषा में यही था, महाराष्ट्र में अभी तक लागू था मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, जिसको जो है अब समाप्त कर दिया गया, ये पहले था, ठीक है। इसके जो पुरानी नीति जो कहीं ना कहीं जो है मल्टीलिंग्विज्म को या बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन अब नया परिवर्तन जो है इसमें अब कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले जो है आवश्यक या मैंडेटरी था, इससे जो है कहीं ना कहीं जो इसके मुख्य अगर पहलुओं की बात करें तो इससे जो है शिक्षण संबंधी भार जो है स्टूडेंट पे कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो है एक नई लैंग्वेज सीखने की उन पर जो है बोझ कम हो जाएगा, उससे जो है शैक्षणिक भार कम होगा और उस समय को दूसरे विषयों पर या साइंस या तकनीक से संबंधित जो विषय हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, मैथ पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। और फिर स्कूलों के लिए भी यह है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है अपने पाठ्यक्रम में संशोधन करना पड़ सकता है, और जो है इससे मराठी और अंग्रेजी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये तो रहा इससे बेसिक जो है जो कॉन्टेक्स्ट से जो इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती थी, लेकिन एक्चुअल में वही है कि भाषावादी जो स्वतंत्रता के समय से ही जो भाषा को लेकर जो विरोध और जो असमंजस की स्थिति है उसी से सारी चीजें निकली हैं। लेकिन जो इसी मुद्दे को हल करने के लिए
आज तक जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी समिति द्वारा, चाहे वो जेवीपी समिति हो या फजल अली समिति हो या धर आयोग हो, जितने भी स्वतंत्रता के बाद राज्यों के निर्माण के लिए बात हुई, क्योंकि राज्यों के निर्माण के लिए भाषा जो है एक अहम मुद्दा था कि भाषाई आधार पर ही जो है राज्यों का डिमार्केशन यानी उनकी सीमा का निर्धारण किया जाए। लेकिन स्टार्टिंग से ये जितनी भी समिति हमने बताई है, उस सारी समितियों ने इस जो है बात को इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर जो है नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक जो है, जो व्यवहारिक कार्य है, उसमें प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए राज्यों का क्षेत्रीय निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि इस चीज को कभी भी अगर भाषा संबंधित अप्रोच को आए तो भाषा को लेकर कोई भी अलगाव की बात आए तो उसको रिजेक्ट करना है आपको, क्योंकि भाषा संबंधी मार्क का एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि ये किस प्रकार अलगाववादी या सेसेशनिस्ट प्रकृति को बढ़ावा देता है। कि जैसे कि पहले जो है पंजाब हरियाणा एक थे, ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब दो बनाए गए, हिंदी जो भाषी लोग थे उनको मिला के हरियाणा बनाया गया और फिर पंजाब पंजाबी बोलने वाले लोगों को बनाया गया। और वहीं से जब राज्य बन गया तो वहां पर जो है, अगर पहले क्या था कि वहां पंजाबी और जो है हिंदी, ये दोनों अगर पंजाब और हरियाणा को एक में मिला दिया जाए, और कुछ हिमाचल प्रदेश का भी क्षेत्र इसी में था, तो वैसे में क्या था कि किसी भी एक की मेजॉरिटी नहीं थी या बहुसंख्यक नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये पार्टीशन कर दिया गया तो पंजाब में जो है सिख बहुसंख्यक में आ गया, तो उसी के बाद, उसी से जब बहुसंख्यकवाद हुआ वहां पर, तो वहीं से जो है कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग की बुनियाद पड़ी। उसी ने एक बुनियाद के काम किया कि अब भाषा के आधार पर बन गया तो अब धर्म, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सिख है या यहाँ पर जो सिख मेजॉरिटी में है, तो इसको सिख राज्य घोषित कर दिया जाए। तो खालिस्तान की उस तरह से मांग पड़ी, ठीक है। तो भाषा संबंधी कोई भी अगर डिमांड हो रही है किसी भी क्षेत्र द्वारा तो उसको जो है नकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने राज्य बनने दिया तो कल वो लोग जो है देश की मांग जरूर उठाएंगे। क्योंकि वही चीज है कि अगर किसी को आप एक रोटी दे दोगे तो वो दूसरी रोटी के आगे डिमांड जरूर करेगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि कितना देना है, किस मतलब कितनी छूट देनी है, उस चीज पे आप क्लैरिटी अपने एग्जाम में भी रखिएगा, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो भाषा संबंधी मुद्दा। इसीलिए आप देखिए कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु क्षेत्र को ले लीजिए या फिर दक्षिण भारतीय राज्यों को ले लीजिए, अन्य जहां पर जो है हिंदी को अपनाया गया है, वो अलग बात है कि हिंदी राज्यों, जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं जैसे एमपी, यूपी, बिहार, इन लोगों को भी दक्षिण भारतीय राज्यों की जो भाषाएं हैं उनको भी बराबर रूप में अहमियत देनी चाहिए और उसमें बोलना चाहिए कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं किसी तमिल इंसान से या तमिल भाषी इंसान से कि आपको हिंदी नहीं आ रही है, तो आपको भी पहले यह सोचना चाहिए कि क्या आपको तमिल आती है। और जैसा कि हमने बताया था कि संविधान में भी ये बात उठी थी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि एक अगर बहुसंख्यक आबादी हो तो कुछ क्षेत्र में अगर अलग लोग बोल रहे हैं तो उस वहां पर उनकी मांगों को दबा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी डिबेट हुई थी संविधान सभा में भी, ठीक है। तो वहां पर बहुत से डिबेट को आप जो है एक बार देख लीजिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो बिपिन चंद्रा में बहुत डिटेल में दिया गया है। लेकिन अभी अगर इस मुद्दे की बात करें तो ये जो त्रिभाषी फार्मूला है कहाँ से ओरिजिन अभी हुआ, तो ये जो है स्वतंत्र संविधान सभा से के बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन जब, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा कि राष्ट्र 1965 में जो है हिंदी का प्रयोग को, क्योंकि प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना था, और 65 में जो है इंग्लिश का प्रयोग जो है वो बंद किया जाना था, ठीक है। लेकिन जो है दक्षिणी राज्यों द्वारा अपोज किए जाने से यानी विरोध किए जाने से ये इस चीज को पूरा नहीं किया गया और इंग्लिश के यानी अंग्रेजी को जो प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो उसी समय जो है हिंदी के लिए जो प्रावधान बनाए गए कि हिंदी का जो है क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा, उसी दिशा में बढ़ाने के लिए 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कोठारी आयोग, फिर उसके 1986 में और 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन सब में त्रिभाषी फार्मूला का दोहराया गया है, ठीक है। और ये जो है इसमें किया गया कि 2 भारतीय भाषाओं और एक कोई अन्य भाषा हो, जैसे कि अंग्रेजी है,
ठीक है। तो इसमें हिंदी भाषी राज्यों में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, जिसको प्रोबेबली जो है दक्षिण भारत से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर जगह संस्कृत का प्रयोग किया गया। उसी तरह गैर हिंदी भाषी राज्यों में अगर जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र ले लीजिए, तो एक तो क्षेत्रीय भाषा होगी, एक अंग्रेजी होगी, एक हिंदी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट त्रिभाषी फार्मूले से संबंधित जो विवाद था वो उससे बारे में बताया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मेंस में आपसे भाषा संबंधी विवाद या क्षेत्रीय क्षेत्रवाद से संबंधित जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बोनेट मकाक पे, जो कि एक बंदर की प्रजाति है। ठीक है, और ये केरल में क्या है, ये केरल से संबंधित है। वहां पर क्या है, इसकी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसके पीछे जो रीजन दिया गया है कि इसकी वजह से जो है आबादी बढ़ने से फसल की क्षति बढ़ी है और संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन इसकी जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक सर्टेन लिमिट का ही पालन किया जाना चाहिए। तो आपको बता दी, ये जो इसकी अगर आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत जो इसकी स्थिति है, तो वो जो है वल्नरेबल है, यानी सुभेद है। ठीक है, तो इस ऐसे में इसके जो संरक्षण पर कोई प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव इस कार्य से नहीं होना चाहिए। इन चीजों के ध्यान में रखने वाला है। तो इसमें अगर विशेषताओं के बारे में बात करें इस प्रजाति के, तो जो बेनेट मकाक है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, और फिर इसमें जो प्रस्तावित विधियां हैं कि किस प्रकार सरकार जो है कम करने का प्रयास कर सकती है, तो उसमें जो है एक तो सर्जिकल नसबंदी है, जिसमें डायरेक्ट कर दिया जाता है स्टेरलाइज। दूसरे में क्या है, इंस्ट्रावस्कुलर जो है गर्भ निरोधक जो है इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऐसे इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है आबादी। तीसरा क्या है, मौखिक रूप से कोई भी इस प्रकार के गर्भ निरोधक दिए जा सकते हैं, जिससे जो है आबादी पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके पीछे वही दृष्टिकोण है कि इस प्रकार करते हैं तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ये कार्य होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस प्रथा को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जा रहा है कई देशों द्वारा। तो वहां से ये जो मतलब वहां पे जो मॉडल है जो इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी इस परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है, जिससे आबादी में एक कंट्रोल तरीके से ही कमी की जाए, जिससे आगे आने वाली नस्लों पर या आगे आने वाली प्रजाति पर जो है कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, या उनकी स्थिति प्रतिकूल अवस्था में न जाए, या आबादी में एक ड्रास्टिक या बहुत ज्यादा कमी न आए। इसके लिए जो है जब केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही ये प्रावधान लागू किया जाएगा। इससे रिलेटेड अन्य भी प्रावधान लागू किया जा सकता है, जैसे कि जो संपत्ति है या फिर इस तरह घेराबंदी किया जा सकता है। और फिर जो ये बोनेट मकाक है, इनके लिए जो आश्रय स्थल हैं या फिर जो इनके हैबिटेट हैं, उनका संरक्षण किया जा सकता है। क्योंकि जो मानव और वन्य जीव से संघर्ष से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है, तो ऐसा ये नहीं है कि वो हमारे क्षेत्र में आए हैं, कहीं ना कहीं होता ये कि हम उनके क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जिसको हम बताते हैं कि आबादी हमारे घर में आए या हमारे गांव में आए हैं या हमारे क्षेत्र में आए, तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, एक्चुअल में हम जो है उनके क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, जिसको हम मानव वन्य जीव संघर्ष के तहत जो है उनको वर्मिन कहते हैं या उनको एक तरह से हत्यारा साबित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भूमिका हमारी होती है कि हम जो है जंगलों का, जिसका पीछे रीजन है कि जंगलों का विनाश या जो वनों की कटाई हो रही है, और फिर जो वन क्षेत्र थे वहां पर जो उनको कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया या उनको परिवर्तित कर दिया गया, तो ऐसे में जो मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। और फिर अगर आप जंगल को साफ करके खेती करेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि हमारा जो खेती का नुकसान उसकी वजह से हुआ, किसी पर्टिकुलर प्रजाति की वजह से हुआ, तो पहले आपने गलती की है कि आप किसी के क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण किए हैं, उसके क्षेत्र को आपने खेती योग्य जमीन में बदल दिया। तो ये इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान रखिएगा जब आप मेंस के बारे में बात करिएगा या मेंस लिखिएगा। ठीक है,
अब बोनेट मकाक प्रजाति के बारे में अगर शॉर्ट में देख लें तो ये जो विश्व की प्राचीन जो बंदरों की एक प्रजाति में शामिल है और ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसको जो है मकाक इसलिए बोला जाता है कि सर पे जो है इसके टोपी के जैसे बालों के गुच्छे होते हैं जो कि बोनेट जैसा दिखता है। ठीक है, अब ये चीजें कभी कभी पूछ देती है, तो पूछ देते हैं एग्जाम में, क्योंकि अब जैसे कि ये अभी न्यूज में है तो इसको जो है मिलान करने में या आईयूसीएन स्थिति के बारे में इसके पूछा जा सकता है, या फिर ये कहाँ पाया जा सकता है। जैसे पूछ सकता है बोनेट मकाक प्रजाति जो हाल ही में चर्चा के विषय रही है या हाल ही में समाचारों में रही है, कहाँ की एक प्रजाति है, तो उसमें जैसे असम मेघालय लगा सकती है क्योंकि गोल्डन लंगूर वहां पाए जाते हैं, तो आपको असम मेघालय लगा सकती है। दक्षिण भारत ऑप्शन में दे सकती है, उत्तर भारत या कश्मीर क्षेत्र लगा सकती है, तो वहां पर आप उत्तर भारत या कश्मीर क्षेत्र को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन असम और केरल जैसे ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों पर भी क्लैरिटी रखिएगा कि कौन सी जो है प्रजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी सुभेद स्थिति है, इसके प्राकृतिक वास या नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये विशेषकर दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं, जो कि वहां के जंगलों, मंदिर, शहरी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों यानी लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये जो है अपनी एक परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को अनुकूल कर लिया है। ठीक है, और फिर इनके अगर व्यवहार और परिस्थिति की बारे में बात करें या इनका इकोलॉजिकल या इनका किस प्रकार नेचर है, तो ये जो है डायूरिनल है या दिनचर प्राणी है। कुछ प्राणी नॉक्टोरल या रात्रिचर होते हैं, तो इसको भी कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि इसको जो है अब जैसे दिनचर है या डायूरिनल यानी दिन में अपने क्रियाकलाप करने वाला, तो यहाँ पे इस पे नॉक्टोरल लगा सकता है तो ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान जब पढ़ें आप तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिनचर होते हैं सामाजिक और जटिल पदानुक्रम के साथ टुकड़ियों में ये रहते हैं। ठीक है, सर्वाहारी है, मतलब सब चीज खाते हैं जिसमें फल, बीज, कीड़े, ये सारी चीजें आते हैं, और इन्होंने अपने अंदर जो है एक अनुकूल क्षमता विकसित कर ली है। ठीक है, अब इनसे संबंधित अगर खतरों की बात करें तो इनके सामने खतरे कौन कौन से हैं, तो जो पहला बात किया था पर्यावास विखंडन यानी हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस, तो ये जो है सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर जैसे जो वन्य या पर्यावरण से संबंधित जो खतरे की बात आती है। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाए कि पर्यावरण में जो है वन्य जीवों के लिए जो उनकी आबादी घट रही है या कोई भी समस्या उनके आगे रही, तो सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो जो ये है हैबिटेट लॉस या पर्यावास लॉस, ये फर्स्ट पे आता है। ठीक है, दूसरा जो है कहीं ना कहीं फायर आता है, फिर तीसरा अन्य चीजें, आपदा, ये सारी चीजें आती हैं। जो तो हैबिटेट लॉस सब में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे किसी भी प्रजाति के बारे में आए अगर इस तरीके का कि इस प्रजाति की आबादी के कमी के पीछे क्या कारण है, तो उसमें जो इस तरीके की प्रजाति में जो पर्यावास का विखंडन या पर्यावास में कमी या हैबिटेट लॉस जैसे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। फिर शहरीकरण, वनों की कटाई, फिर फसल पर अतिक्रमण जिससे मानव संघर्ष को बढ़ावा मिला, धार्मिक या पर्यटन क्षेत्र जैसे मुद्दे। तो ये जो जैसे ऊपर के 3 मुद्दे हैं जो कि आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट, पर ये आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, कुछ भी आता है, कोई भी जीव जंतु के जो है संख्या में कमी हो रही है या प्रभावित हो रही है, चाहे वो आप काजीरंगा के बारे में वहां पे लिख देंगे या फिर आप दक्षिण भारत में छोड़िए उत्तर भारत में लिखते हैं या छत्तीसगढ़ झारखंड में कोई लिखते हैं, तो ये सारे पॉइंट ऐसे, या फिर आप उत्तर पूर्वी भारत के यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जैसे मेघालय, मिजोरम, असम, इन सब के बारे में लिख रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट जो है आप कहीं पर भी ऐड कर देंगे, वो आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये सारी टेक्टिक भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सारी चीजें अगर आप याद करने बैठेंगे तो क्योंकि 7 से 8 ही मिनट आपको मिलने वाला है, तो 8 मिनट में आप लिख विक नहीं पाएंगे इतना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपके रटे होने चाहिए, कुछ पॉइंट आपके नए होने चाहिए, तो इसीलिए हमने बताया जैसे कि रिपोर्ट, उनके डेटा कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आप याद रखिएगा तो जिनको आप ऐड ऑन कर सके। फिर इनके संरक्षण के लिए उपाय कौन कौन से किए गए, तो अब जैसे प्रबंधन करना इनकी जनसंख्या को, तो नैतिक रूप से जो सही हो उसको अपनाना, वनों के में आवास संवर्धन मतलब वनीकरण को बढ़ाना, फिर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और वैज्ञानिक संबंधी साक्ष्यों के पर जो आधारित हो उन तकनीकों का प्रयोग करना। तो ये सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके अब ये संरक्षण उपाय में इन्हीं जो ये चारों उपाय हैं
इन्हीं को आप उलट देंगे तो ये आपके संरक्षण उपाय हो जाएंगे कि पर्यावरण विखंडन है, इसको कम करना है। इसको कम किस प्रकार करेंगे? वनीकरण करेंगे, शहरीकरण को घटा दें, मतलब शहरीकरण में जो है उन क्षेत्रों में बसने से या बढ़ावा देने से रोकना, वनों की कटाई की जगह वनों को वृद्धि कर दें, ठीक है। फसल पर आक्रमण और जिससे मानव संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है, तो फसल को उन क्षेत्रों में मतलब फसल पैदावार से बचाना या झूम खेती जैसी प्रथाओं को रोकना, तो ये सारी चीजों को उलट देंगे आप, तो इसका जो है संरक्षण उपाय आ जाएंगे। वैज्ञानिक तरीके को लागू करना और जो है इन जनसंख्या का क्रमिक रूप से विकास संभव करना। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक सब, जिसमें हमने देखा कुछ हमने जो है मतलब जो डायरेक्ट पॉइंट रिलेटेड नहीं थे उनको भी जाना, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना, अगर आप हमारा करंट अफेयर लेक्चर देख रहे हैं या आप किसी का भी देखते हैं, तो आप अपने आप में एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि उससे आप में डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। इंफॉर्मेशन पाना सबसे बेसिक चीज है। इंफॉर्मेशन अगर पाने से आपका कुछ नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका बेसिक अप्रोच डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे आपका लिखने का तरीका या आपका समझने का तरीका, या आप जो नॉलेज को अपनी या जो फैक्ट है उसको इंटरप्रेट कर किस प्रकार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप परसेप्शन किस प्रकार से अपना क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपकी डेवलप नहीं हो रही हैं, तो आप जो है सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आप फैक्ट को एनालाइज किस प्रकार करना है उस पर जो है आपको अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। थैंक यू।